भाई कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम आपको फिजिक्स में एक नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले तो आप इसके बारे में आप जान लीजिए कि है क्या। पता है, आप अपने चारों तरफ जो भी चीज़ देख रहे हैं ना, आपके घर में बल्ब जल रहा है, पंखे चल रहे हैं, फ्रिज चल रहा है, एसी चल रही है, इन सब में देखो इलेक्ट्रिसिटी ही एक ऐसी चीज है जिससे ये सारे ऑपरेटर्स रन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी लाइफ में ये इलेक्ट्रिक करंट इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है कि शायद लगता है कि अब इसके बिना आपका गुजारा नहीं है। तो बच्चों ये है क्या चीज, ऐसी क्या चीज है जिसने आपको मजबूर कर दिया है, जिसके बिना आप नहीं रह सकते हो। तो आज हम आप लोगों को इसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारे डेली लाइफ की रिक्वायरमेंट कि भाई हमारे लाइफ में ये कैसे इन्वॉल्व है। अगर हम अपने सिलेबस की बात करते हैं तो बच्चों सिलेबस में ये चैप्टर नंबर 3 पे आता है। अच्छा, रही बात हमारे बोर्ड में, बच्चों बोर्ड में इसके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कंपटीशन IIT JEE और नीट के बारे में, तो बच्चों उसमें ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, अभी बात आती है कि चैप्टर है कैसा। बच्चों चैप्टर बहुत आसान है, बस एक बात ध्यान देना, यही नहीं फिजिक्स का कोई भी चैप्टर कभी टफ नहीं हो सकता। आपका बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस, IIT JEE नीट, ये मान चलिए फिजिक्स कभी टफ नहीं हो सकती। फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है। बच्चों इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में तो आप पहले पढ़ ही चुके हो। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उस इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं, और ये इलेक्ट्रिक करंट हमारे जो जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको कैसे मूव करा रही है, उनको कैसे रन करा रही है। और बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ओम्स लॉ क्या होता है, ये सब हम आपको बताएंगे। अच्छा, ओम्स लॉ के बारे में तो आपने बचपन में पढ़ा होगा। बचपन में मतलब आपका क्लास 10th यार, भूल गए क्या। सीरीज, पैरेलल, अगर रेजिस्टर सीरीज में है तो कैसे आप उनके क्वेश्चन सॉल्व करते थे, पैरेलल में है तो कैसे सॉल्व करते थे, ये सारी बातें आपको पता है ना। तो आज हम लोग यही करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो चलिए हम चलते हैं अपने फिजिक्स में। क्या नाम है चैप्टर का, चैप्टर का नाम है बच्चों, थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बच्चों मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आए। तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट देखो होता क्या है, आपको पता है कि आवेश क्या होता है। आपने जो चैप्टर नंबर 1 है स्थिर वैद्युत की, उसमें आपने पढ़ रखा है कि आवेश क्या है। आवेश के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो आप पिछले लिंक में जाइएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, उसमें आप उसको देख लीजिएगा। बच्चों जब आवेश फ्लो करता है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। मतलब सीधे सीधे शब्दों में बोलें तो फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास एक चार्ज बॉल ये है, ये आगे फ्लो कर रहा है, राइट। अब इसके पीछे एक चार्ज बॉल और है, वो आगे फ्लो कर रहा है। मतलब एक कंटिन्यूस सप्लाई हो रही है, चार्ज की कंटिन्यूस सप्लाई हो रही है। तो अगर चार्ज के पीछे चार्ज चलता जा रहा है, तो समझ जाइए बच्चों वहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, इसकी डेफिनेशन हुई इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज the time rate of flow of charge। मतलब बच्चों अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी है। अब क्वेश्चन है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कितना है। क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर गया है। मेरा मतलब ये है बच्चों, इफ मान लो कि चार्ज का एक अमाउंट है डेल्टा क्यू चार्ज is flown in delta t टाइम इंटरवल। बच्चों इन डेल्टा टी टाइम
देन हम लोग बात करेंगे एवरेज करंट कितना है। देन एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट आई एवरेज इक्वल्स टू बच्चों क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। आई एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये बच्चों एवरेज चार्ज होता है, राइट। मतलब मान के चलिए बच्चों कि अगर आपके पास ये कोई कंडक्टिंग वायर है, कैसा वायर है बच्चों, कंडक्टिंग वायर, ध्यान दीजिएगा हमारे पास कंडक्टिंग वायर होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर से इस किनारे से, अगर इस किनारे से डेल्टा क्यू चार्ज एंटर करता है और ये चार्ज फ्लो करते करते इधर से इधर आ जाता है, इस किनारे से इस किनारे निकल आता है बच्चों, यहाँ चार्ज यहाँ आ गया, और इस किनारे से एंटर करने में और यहाँ बाहर निकलने में अगर टोटल टाइम डेल्टा टी लगा है तो उस केस में जो एवरेज चार्ज होता है बच्चों वो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है। ये तो होता है बच्चों एवरेज चार्ज के, एवरेज करंट के बारे में। अब हम बात करते हैं बच्चों अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो तो क्या करेंगे। अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, मान लिया हमने कहा कि 1 मिली सेकेंड का भी बहुत छोटा पार्ट्स, ऐसे में हम उस एवरेज करंट को इंस्टैन्टेनियस करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंस्टैन्टेनियस करंट। मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो क्या होता है, उसके लिए बच्चों हम लोग टाइम इंटरवल जो है उसकी वैल्यू को बहुत कम करते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी नोट कर लीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूं। डेल्टा क्यू डेल्टा टी, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज the time rate of flow of charge. If delta q charge is flowed in delta t time, then average electric current I average equals to delta q upon delta t. नोट कर लिया सबने? मुझे उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो बच्चों अगर मैं टाइम इंटरवल को बहुत कम कर देता हूं, डेल्टा टी इतना छोटा बहुत छोटा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो, और पता उसको कैसे लिखते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो। ध्यान देना, डेल्टा टी जीरो नहीं है, टेंडिंग टू जीरो है। मतलब हम डेल्टा टी को तो जीरो कर ही नहीं सकते हैं, ये बहुत छोटा बहुत छोटा, क्या बताऊं आज कितना छोटा, इसके बारे में हम आपको बेसिक मैथ वाली क्लास में पहले से आइडिया दे चुके हैं। तो बच्चों अब ये क्या हो जाएगा, अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है तो उस केस में जो एवरेज करंट है वो इंस्टैन्टेनियस करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, आई, अब देखो मैं यहां पे एवरेज नहीं लिखूंगा, यहां पे सिर्फ आई रहेगा। अगर अकेला आई लिखा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप इंस्टैन्टेनियस करंट की बात कर रहे हो। सो आई इज इक्वल्स टू, इसको बच्चों ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब मैं टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर रहा हूं, ऐसे में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, डी क्यू बाई डी टी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपने चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, आपने चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो बच्चों हम फॉर्मूला लिखेंगे आई इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी टी। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला इंस्टैन्टेनियस करंट का है, ओके। तो बच्चों एक बात बताऊं आपको, जब भी कभी कोई चीज डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखा जाता है तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि आपने अगर चार्ज और टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया तो बच्चों उस ग्राफ की जो स्लोप होती है वो डी क्यू बाई डी टी से दी जाती है। तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर मैंने यहां पर एक छोटा सा प्यारा सा ग्राफ ड्रॉ कर दिया, किसका ग्राफ ड्रॉ किया भाई, अरे वो ग्राफ चार्ज का टाइम के साथ है, और मान लीजिए कि वो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता है, कैसा आ जाता है, ऐसा आ जाता है, ये रैंडम ग्राफ है, ऐसा मत सोचना कि सारे ग्राफ ऐसे होते हैं, मैंने अपने मन से एक रैंडम ग्राफ बना दिया। अब अगर मैं इस ग्राफ के किसी पॉइंट पे बच्चों एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, क्या ड्रॉ कर दूं, टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, और बच्चों
अगर ये वाला एंगल थीटा है तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, I इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ QT ग्राफ, स्लोप ऑफ QT ग्राफ। और बच्चों ये किसके बराबर होता है, ये हो जाता है tan थीटा के बराबर। ओके, तो ये हो गया आपका चार्ज टाइम ग्राफ। चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है बच्चों, चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप होता है इंस्टैन्टेनियस इलेक्ट्रिक करंट के इक्वल। ओके, समझ में आया सबको? नहीं आया तो पूछ लेना, कोई भी डाउट आए तो उसको आप आराम से पूछ लीजिएगा। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, इस इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे शो करते हैं, किस फॉर्मेट में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों मैं इसको यहां लिखता हूं यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो बच्चों एक काम करते हैं, देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। बच्चों ये क्या है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम। ठीक, ये क्या होता है, टाइम। तो ये हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, COULOMB, कूलॉम पर सेकेंड, कूलॉम पर सेकेंड। ओके, अच्छा एक और देखो, ये जो कूलॉम पर सेकेंड है इसको बच्चों हम लोग एम्पियर से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था और उसी के रिगार्ड में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की जो एम के सिस्टम यूनिट है उसको हम लोग एम्पियर बोलते हैं। और बच्चों यही 1 एम्पियर के इक्वल होता है। तो मैं लिख देता हूं और एम्पियर, शॉर्ट में इसको ए से शो करते हैं। ठीक है, और ये ध्यान देना 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलॉम, सी फॉर कूलॉम पर सेकेंड। तो ये होती है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट। ओके, ज्यादातर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में कूलॉम पर सेकेंड तो नहीं बोलता है, एम्पियर ही देता है। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। अब बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि एक वायर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, कितनी फ्लो कर रही है, 1 एम्पियर, तो इसका क्या मतलब है। ओके, तो हम लोग लिखेंगे आगे, क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे मीनिंग ऑफ 1 एम्पियर, मीनिंग ऑफ 1 एम्पियर, मीनिंग ऑफ 1 एम्पियर। देखो 1 एम्पियर का मतलब है बच्चों, 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलॉम पर सेकेंड। जाहिर सी बात है 1 कूलॉम पर सेकेंड मतलब यह है कि 1 सेकेंड में 1 कूलॉम का चार्ज फ्लो कर गया है। 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर गया, 1 कूलॉम चार्ज फ्लो कर गया, तभी तो बोला 1 कूलॉम पर सेकेंड। ठीक, तो बच्चों इसका मतलब है 1 कूलॉम चार्ज, 1 कूलॉम चार्ज is flown in 1 सेकेंड। अब क्वेश्चन ये आता है कि 1 कूलॉम चार्ज का क्या मतलब है। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं ये जानना चाहूं कि ठीक है भाई 1 कूलॉम चार्ज फ्लो कर गया है 1 सेकेंड में, तो इस 1 कूलॉम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए हैं, इस 1 कूलॉम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए हैं। तो देखिए आपको पता है बच्चों, ये बताओ 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, सब जानते होंगे। ठीक है, कितना होता है मैं बताता हूं। देखो मुझे भी पता है, मुझे पता है कि आपको पता है, बट मुझे भी पता है यार, मैं बताऊं। इसका मतलब होता है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। ठीक है, अब आप यहां क्या लगाओगे, यूनिटरी कंसेप्ट लगाओगे। क्या लगाओगे, यूनिटरी कंसेप्ट। कैसे भैया,
1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज, तो इसको ऐसे लिख लो अब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम बोले तो 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 1 कूलम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। यहां क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। लो मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अच्छा इसको सिंपलीफाई कौन करेगा? मुझे पता है आप लोग नहीं करोगे, मैं ही करता हूं। चलो भाई, जब इसे सिंपलीफाई करेंगे तो इसका आंसर आता है, कितना आता है भाई? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ नन्हे मुन्ने बच्चों, क्या हुआ कि अगर 1 कूलम चार्ज आपके पास है, 1 कूलम चार्ज आपके पास है, तो इसका मतलब आपके पास 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बहुत ज्यादा होता है ना? अगर आपके सामने भी आ जाए तो आप देख ही नहीं पाओगे, बहुत छोटा साइज होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वायर में 1 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है। इसका मतलब 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। मतलब ये बच्चों कि अगर आपके पास एक वायर है, देखो ये रहा एक कंडक्टिंग वायर, ओके, और इस कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। देखो ध्यान से, सीधे सीधे जा रही है ना, ये एरो क्या शो कर रहा है? देखो थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर देता हूं अभी, ठीक है बच्चों। तो ये एरो जा रही है इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में, ऐसे गई और यहां से बाहर आ गई। इसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। इसका मतलब कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इस किनारे से एंटर कर रहे हैं और इस किनारे से बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब अगर किसी वायर में 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रही है तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इस किनारे से एंटर करते हैं और ठीक 1 सेकेंड में उस किनारे से बाहर आ जाएंगे। ये मतलब होता है। तो आई होप कि आप लोगों को इस 1 एम्पीयर करंट का मतलब समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो आप प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? प्लीज कोई शर्म मत करिएगा, ठीक? अब मैं आगे चलता हूं। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अगर किसी वायर में 1 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है, तो ये बताओ कि 10 सेकेंड में उस वायर से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं यहां पर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए पहले मैं वेट करता हूं, ठीक है? मैं वेट करता हूं, आप नोट करिए। 1 कूलम चार्ज इज फ्लोन इन 1 सेकेंड। करंट को छू मत लेना, झटका मारेगा बहुत तेज, सब भूल जाओगे। कर लिया नोट? चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है बच्चों, लीजिए क्यों क्वेश्चन, ओके। इन अ वायर, चलो हमने बोल दिया 3 एम्पियर कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग, ओके। करंट कैसी है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट, वेरी नहीं कर रही है, ठीक है ना? ओके। तो अब क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स flown in 4 seconds. Find number of free electrons flown in 4 seconds. कि अगर किसी वायर में 3 एम्पियर की कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है तो बच्चों 4 सेकंड में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएंगे? बहुत आसान। मुझे एक बात बताओ, 1 एम्पियर करंट का क्या मतलब है? आपको मैंने अभी भी सिखाया,
मैंने लिखा ना, क्या लिखा कि अगर 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रही है बच्चों, तो इसका मतलब 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो कर रहे हैं। अच्छा है, बट आपने कितनी करंट ली? 3 एम्पियर। तो फिर से लगाओ यूनिटरी कंसेप्ट, 3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो 6.25 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो कर जाएंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान है। अरे भैया, अगर 1 एम्पियर में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो 3 एम्पियर में 3 टाइम्स पर सेकेंड। बट आपसे क्या बोला है? आपसे बोला है कि 4 सेकेंड्स में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे। फिर से यूनिटरी कंसेप्ट यार, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आगे है टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स flown in 4 seconds इक्वल्स टू 4 से और मल्टीप्लाई कर दो, 6.25 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 18। चलो भाई, इसे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12, 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 5 जा 60, 0 कैरी 6, 12 2 जा 24, 24 6 30, 0 कैरी 3, 12 6 जा 72 और कैरी कितना था? 3। तो 72 प्लस 3 कितना हुआ बच्चों? 75 डेसिमल 2 प्लेस पे इंटू 10 टू द पावर 18। इट मीन्स इस वायर में 4 सेकेंड्स में 75 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएंगे। समझ में आ गया? आई होप कि इस तरह के कोई छोटे नंबर का लाएंगे आप उसे कर सकते हैं। ठीक, अब बच्चों इसके बाद हमने आपको देखो अभी क्या बताया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, उसकी यूनिट्स क्या होती हैं, 1 एम्पीयर करंट का मतलब क्या है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं कि बच्चों ये इलेक्ट्रिक करंट आता क्यों गया, क्यों आया इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, ये तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो कि चार्ज फ्लो किया इसलिए इलेक्ट्रिक करंट आ गया। बच्चों एक बात बताऊं आपको, जितने भी मेटल्स हैं उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चुपचाप शांत तो नहीं बैठे रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कोई भी मेटल लूं, देखो यहां पड़ा है, देखो ये पड़ा हुआ है, ये भी मेटल है, तो इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बच्चों वो भी कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहे होंगे, अपने ऑर्बिट कर रहे होंगे, फिर करंट क्यों नहीं है? ये चीज जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि आपने कोई मेटल का पीस लिया, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते रहते हैं, इधर उधर उधर, एकदम वैसे ही जैसे कि अगर किसी ग्राउंड में लोगों की भीड़ लगी है और कोई कुछ बोल दे कि चलो भाई छुट्टी हो गई, तो सब के सब इधर उधर रैंडमली जाना चालू कर देते हैं। तो एकदम उसी तरह से किसी भी मेटल पीस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, उनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, एकदम जिगजैग मोशन होता है। ये देखिए मोशन कैसा होता है, मैं आपको बताता हूं, कभी इधर कभी उधर, कभी बीच में, ठीक, आपस में लड़ते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, है ना, इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो एकदम वैसा ही होता है। तो सपोज बच्चों कि आपके पास ये एक कंडक्टिंग पीस है या कोई कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, देखो एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ऐसे ढेर सारे हैं। मैं तो आपको सिर्फ समझाने के लिए कुछ ही बना सकता हूं। बच्चों ये कोई इधर जा रहा है, कोई ऐसे आ रहा होगा, 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 एकदम रैंडमली मूव कर रही है। तो देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव किया
तो चार्ज मूव किया, चार्ज मूव किया तो करंट आया। लेकिन बच्चों होता क्या है, ये इधर जा रहा है, एक उधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, रैंडम मूव कर रहे हैं, रैंडम मूव कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के द्वारा जो करंट प्रोड्यूस होता है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। मतलब नटशेल में बोले तो इनके रैंडम मूवमेंट के कारण कोई भी नेट इफेक्टिव करंट प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर चार्ज के पीछे चार्ज के पीछे चार्ज एक कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है, अगर चार्ज कंटिन्यूअस फ्लो कर रहे हैं तभी तो करंट आएगी। आज के लेक्चर की स्टार्टिंग की लाइन थी हमारी है कि चार्ज बॉडीज कंटिन्यूअसली मूव करने चाहिए, बट यहां तो ऐसा नहीं हो रहा है। अब क्या करें, करंट कैसे आएगा? तो इसके लिए जरूरी है कि हम ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने भी हैं, इनको हम कंटिन्यूअसली मूव कराएं, रैंडमली मूव ना कराएं बच्चों। अब क्या किया जाए? अब एक बात बताओ, जब ग्राउंड में भीड़ हटती है, पीपल्स इधर उधर भागते हैं, लोग इधर उधर भागते हैं, और उनको अगर समझदारी से एक स्ट्रेट लाइन में ले जाना होता है तो क्या करते हैं? अरे भाई, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो आते हैं, अपना डंडा पटकते हैं, बोलते हैं चलो भाई स्ट्रेट लाइन में चलो, तो धीरे 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 सब के सब स्ट्रेट लाइन में हो जाते हैं। फिर एक अच्छे बच्चों की तरह सावधान होकर के एकदम स्ट्रेट चुपचाप चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। यानी कि किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ी? हाँ, सेम कहानी यहां भी है। यहां भी क्या करना है आपको? कुछ ऐसा करना है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव ना करके सीधे सीधे मूव करें, मतलब इनका अलाइनमेंट हो जाए। अब अगर इनका अलाइनमेंट कराना है तो क्या करें भाई? जरा देखते हैं क्या करते हैं। बच्चों, हम लोग इस वायर को किसी पोटेंशियल सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। मतलब जैसे अगर हमने यहां पे कोई बैटरी लगा दी, देखो हमने क्या लगाई, बैटरी लगाई, ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है, और बच्चों यहां पे इसका क्या है, स्विच है। अगर आप स्विच ऑफ करते हो, देखो अभी स्विच ऑफ है, तो ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करेंगे जैसे कर रहे थे, और कोई भी नेट करंट नहीं आ पाएगी। अब बच्चों मैंने इसको ऑन कर दिया, ऑन किया तो क्या हुआ, प्लस टर्मिनल ये वाला प्लस पे आ गया, ये वाला बच्चों माइनस पे आ गया, इधर प्लस इधर माइनस। और आप जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें आपने पढ़ा है कि अगर ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ आएगी। ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, प्लस से माइनस। मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और बच्चों हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है बच्चों वो ई है। तो समझने की कोशिश करिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जा किधर रहा था, ऐसे जा रहा था। बच्चों इस पर ये जो चार्ज, इस पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज, ये किधर जाना चाहेगा, ये जाना चाहेगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। किधर जाना चाहेगा बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब मूव चाहे जैसे कर रहे हो, कि सबके अंदर एक छोटी सी इच्छा है, छोटी सी क्या, बड़ी इच्छा है कि हमें पॉजिटिव टर्मिनल पे जाना है। All the free electrons will be attracted by positive and positive terminal. तो फोर्स लगेगा। अच्छा, फोर्स कितना होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू चार्ज Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। यहां पे चार्ज कितना है, E है। देन F इज इक्वल टू E इंटू E, F इक्वल टू E इंटू E, इतना फोर्स लगेगा। तो देखो इसका मोशन इधर था, बट फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। इसका मोशन इस तरफ था, बट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा,
ऐसे ही जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी पे फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेगा। ऑन ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स द फोर्स विल बी टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। अच्छा बच्चों, जब फोर्स आया तो एक्सेलरेशन भी आएगा। कैसे? A इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास me। व्हाट इज me? me इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब मैं ये एज्यूम कर लिया हूं कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों उसका मास कितना है? me है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। अब ये एक्सेलरेशन किधर होगा बच्चों? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी किधर होती है? जिधर फोर्स लगता है। तो हुआ क्या, एक्सेलरेशन, जैसे मैं इसकी बात करता हूं, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो धीरे धीरे क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी का एक पार्ट इस डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, ठीक। और धीरे 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 जब इनकी टेंडेंसी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो जाएगी तो ये अलाइन होने की कोशिश करेंगे। इनका अलाइनमेंट इंक्रीज होगा। किस डायरेक्शन में होगा बच्चों इनका अलाइनमेंट? इनका अलाइनमेंट होगा फोर्स की डायरेक्शन में। और कुछ देर के बाद ये एक मैक्सिमम वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी गेन करते जाएंगे, इनकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो सब एक काम करते हैं, लेट वेलोसिटी ऑफ a free electron in the direction of force is v after a time tau। आफ्टर टाइम tau। तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग लगाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन, v इक्वल टू यू प्लस ए tau। ये तो सब जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, बट मैंने टाइम की वैल्यू कितनी ली? tau ली। ओके, tau ही क्यों ली? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको बाद में करूंगा डिस्कस, बट अभी समझ लो v इज इक्वल टू ए यू प्लस ए इंटू tau, राइट। बच्चों हम मान के चल रहे हैं कि इनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इफ u इक्वल टू 0 देन v इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इंटू tau। बच्चों a क्या है? एक्सेलरेशन। आप जानते हैं a इक्वल टू f अपॉन me। नेक्स्ट लाइन से v इक्वल टू f इंटू tau अपॉन me। व्हाट इज me? मैं आपको पहले बता चुका हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट लाइन v इक्वल टू f को क्या लिखेंगे हम लोग? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, e इंटू tau अपॉन me। तो बच्चों ये क्या निकला? ये आपको किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी tau टाइम के बाद निकली है। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इसको आप ऐसे कर लो, दिस v इक्वल्स टू e इंटू tau अपॉन me। ब्रैकेट बंद कर लो, यहां लिख लो e। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं इन सारी क्वांटिटीज को कांस्टेंट बोल देता हूं, कांस्टेंट, तो इस वेलोसिटी की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रही है। ओके, इसका मतलब वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। तो चलो इसको मैं यहां लिख देता हूं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। v इक्वल टू, जब इसे हटाएंगे कांस्टेंट आएगा, उसे बोलेंगे म्यू इंटू ई। बच्चों इस म्यू को हम बोलते हैं, म्यू इज फर्दर ए कांस्टेंट, म्यू को बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग बाद में करेंगे डिस्कस, बट फिलहाल तो ये देखिए
आप जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और इनका अलाइनमेंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं ये वेलोसिटी कौन सी है, ये वो वेलोसिटी है जो फोर्स की डायरेक्शन में है। तो धीरे धीरे जब हम फील्ड बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो एक डायरेक्शन में अलाइन होती जाएगी और धीरे धीरे मोस्ट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देंगे। इससे क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई हो जाएगी, चार्ज की एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई हो जाएगी और इलेक्ट्रिक करंट इफेक्टिव हो जाएगा। पहले क्या था, पहले इलेक्ट्रिक करंट की इफेक्टिव वैल्यू 0 थी, अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि चार्ज, जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिए। तो जब एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिए तो ऐसे में इलेक्ट्रिक करंट भी इफेक्टिव हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट की एक प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी। और यही कारण होता है कि जैसे ही हम किसी कंडक्टिंग बॉडी के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि चार्ज कैरियर एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम एक बात करते हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। यहां पर हम आपको बताए हैं किसके बारे में, मोबिलिटी के बारे में बताए हैं, तो प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, मैं वेट करता हूं। हो गया? अच्छा चलिए नोट कर लीजिए। बच्चों एक बात बताऊं, ये जो वेलोसिटी है इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। और ये तो मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया हूं ना, किसी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में। ओके, लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो सब जब चलते हैं तो आपस में टक्कर भी मारते हैं, आपस में टक्कर मारते हैं एकदम वैसे ही जैसे कि जब आप भीड़ में रहते हो, आप जब भीड़ से बाहर निकलते हो तो टच में आएंगे, इधर उधर उसके कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है ना। तो यहां भी क्या हो रहा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो आपस में टक्कर मारते हैं, टक्कर मारने के बाद होता क्या है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ओके, अच्छा जब आगे बढ़ जाएंगे फिर आगे उनको कोई एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, फिर टक्कर मारेंगे। तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते हो कि हर इलेक्ट्रॉन उनकी वेलोसिटी जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इन सब का एक एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो जब एवरेज निकालेंगे तो एक नया टर्म आता है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, टक्कर मारेंगे, तो दो टक्करों के बीच में जो उनकी एवरेज वेलोसिटी होती है दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस डिटेल में, ठीक। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम हो आप प्लीज इसको हमसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पूछना है। ओके बाय बच्चों, अपना ध्यान दीजिएगा। ओके बाय बाय।